उस लड़के की बात सुनकर तान्या बोली, भले ही सार्थक हमारे परिवार का सलाहकार है, पर हम इसे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। हम सार्थक को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते। मैं तो तुम्हें एक मौका देना चाहता था, पर लगता है तुम्हें वो मौका नहीं चाहिए। अगर मैंने तुमको अपनी असली पहचान बता दी तो तुम मेरे साथ लड़ने के बारे में कभी नहीं सोचोगी। मेरा नाम राज सोनी है और मैं डार्क फील्ड के मास्टर का स्टूडेंट हूं। राज की बात सुनकर तान्या के अंदर बची खुची हिम्मत खत्म हो गई थी। अब उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या तुम सच में सात राजसी परिवार में से एक परिवार से आते हो? तान्या की ऐसी हालत देखकर नंदिनी को अलग ही मजा आ रहा था। नंदिनी ने तान्या से कहा, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? पहले तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत थी, अब वो हिम्मत कहाँ गई? तान्या अपनी ही सोच में गुम थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। नंदिनी ने अपने आप से कहा, मुझे पहले से ही पता था अग्रवाल परिवार का संबंध सात राजसी परिवार में से एक के साथ है, वरना जंगशेर अंकल इसके साथ इतने अच्छे से बात क्यों करते? तान्या कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, क्योंकि उसके सामने कोई साधारण लड़का नहीं खड़ा था। तान्या सार्थक के पास जाती है और उससे धीमी आवाज में कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? तान्या की बात सुनकर सार्थक आगे चला जाता है। सार्थक के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कुराहट थी, जो किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी थी। इस वक्त सार्थक 12 से भी ज्यादा लोगों के सामने निडर खड़ा था। सार्थक ने चिल्लाते हुए लाज से कहा, तू अकेला आना चाहेगा या फिर सभी के साथ? सार्थक की बात सुनकर राज ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अच्छा, तू है वर्मा परिवार का सलाहकार। अगर मैं सभी के साथ तुझसे लड़ने के लिए आऊंगा तो डार्क फील्ड का नाम खराब हो जाएगा। तेरे जैसे गुलाम के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। इतना कहने के बाद राज तेजी से भागता हुआ सार्थक के ऊपर हमला कर देता है। राज सार्थक का गला पकड़ने ही वाला था, तभी सार्थक 2 कदम पीछे हट जाता है। भले ही राज सार्थक का गला नहीं पकड़ पाया था, पर उसने अपने नाखून से सार्थक के चेहरे पर हल्का कट मार दिया था। तान्या ने सार्थक की चिंता करते हुए कहा, सार्थक, क्या तुम ठीक हो? जिस पर सार्थक राज को देखते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और हमारी लड़ाई के बीच में मत आना। राज ने यह हमला अचानक से किया था और सार्थक ने तब भी राज के हमले को डॉज कर लिया था। राज बोला, तू इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है, कम से कम तू मेरे हमले को डॉज कर सकता है। राज की बात सुनकर सार्थक अपनी एनर्जी को अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करता है और धीरे धीरे सार्थक का हाथ सार्थक की लाल एनर्जी से कवर हो जाता है। वहीं राज अभी भी सार्थक के बारे में सोच रहा था, आखिरकार ये मेरी एनर्जी के प्रेशर को महसूस करके डर क्यों नहीं रहा, बल्कि ये तो मुझे खुश दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्यों मुझे इससे अजीब फीलिंग आ रही है, कहीं ये शैतानी पथ पर तो नहीं चलता। जो कोई भी शैतान की राह पर चलता है वो असुर की मार्शल आर्ट को सीखता है। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऐसे मार्शल आर्टिस्ट बुरे से बुरे काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है या फिर कौन नहीं। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट पागलों की तरह लड़ते हैं। अगर ये शैतानी मार्शल आर्टिस्ट रहा तो मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट पागलों की तरह हमला करते हैं। इतना सोचने के बाद राज दोबारा से सार्थक के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। इस बार राज की स्पीड पहले से ज्यादा थी और वो पलक झपकते ही सार्थक के पास पहुंच जाता है। सार्थक को कुछ सोचने का वक्त नहीं मिला था, यहाँ तक कि सार्थक तो राज को देख भी नहीं पाया था। जब सार्थक नीचे देखता है तो उसे अपने पेट पर राज का हाथ दिखाई देता है। सार्थक पर हमला करने के बाद राज ने अपने चेहरे पर शैतानी हंसी लाते हुए कहा, मैंने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तेरी एनर्जी को रोक दिया, अब तू चाहकर भी अपनी एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इतना कहने के बाद राज सार्थक की तरह ही अपने दूसरे हाथ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। ऐसा करते ही राज का दूसरा हाथ हरे रंग की एनर्जी से कवर हो जाता है। राज बोला, अब तेरी कोई भी मार्शल आर्ट काम नहीं आएगी, क्योंकि बिना एनर्जी के तू अपनी मार्शल आर्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद राज सार्थक को मारने ही वाला था, तभी सार्थक अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए राज को मुक्का मारता है। सार्थक का मुक्का इतना तेज था, राज उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा था और उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था। राज जल्दी से खड़ा होता है और हैरानी है सार्थक को देखने लगता है। राज ने सार्थक से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो तेरी एनर्जी को रोक दिया था, फिर तू अपनी एनर्जी को कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है? जैसे ही राज की बात खत्म होती है, सार्थक खून की उल्टी करके नीचे गिर जाता है। सार्थक को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज्यादा थक गया हो। सार्थक की ऐसी हालत देखकर अंगद और तान्या तेजी से सार्थक के पास आते हैं और उसे पूरी तरह गिरने से संभालते हैं। तभी राज की आवाज आई, मुझे समझ में आ गया, मैंने इसकी एनर्जी को रोक दिया था, पर इसने फिर भी जबरदस्ती अपनी एनर्जी को इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा घायल हो गया है। हालांकि मैं भी घायल हूं, पर इस वक्त इसकी ऐसी हालत है मैं अपने एक ही हाथ से इसे मार सकता हूं। इतना कहने के बाद राज तेजी से सार्थक की ओर बढ़ने लगता है।
जहां तान्या राज को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर सार्थक के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही राज तान्या के पास पहुंचता है, वो उसके साइड से जाता हुआ सार्थक के करीब पहुंच जाता है। अंगद राज को सार्थक से दूर करने की कोशिश करता है, पर राज का एक ही मुक्का अंगद को सार्थक से दूर कर देता है। अब सार्थक की रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं था, और सार्थक की हालत ऐसी थी वो अपने हाथ को भी नहीं हिला पा रहा था। राज सार्थक को मारने ही वाला था, तभी वहां पर एक लड़का आकर राज का हाथ पकड़ लेता है। उस लड़के की उम्र भी सार्थक और राज के बराबर थी, और उसने भी राज की तरह सफेद रंग का शाही पोशाक पहन रखा था। उस लड़के का नाम बंटी था, और वो सार्थक की रक्षा करने के लिए आया था। नंदिनी बंटी को देखकर पहचान गई थी, और वो उसे इस जगह पर देखकर हैरान भी थी। नंदिनी ने अपने आप से कहा, ये लड़का तो कपूर परिवार से है, ये यहां पर क्या करने के लिए आया है? नंदिनी ही नहीं, बल्कि उस जगह पर जितने भी लोग थे, वे सभी बंटी को देखकर हैरान थे, और कुछ ऐसा ही हाल राज का भी था। बंटी बोला, मैं जानता था कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदले। क्या तुम्हारा इतने लोगों को मारकर मन नहीं भरा? बंटी की बात सुनकर राज ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुझे इससे क्या मतलब? तू अपना काम कर और मैं अपना काम करता हूं। देख, मैं तुझे इस लड़के को मारने नहीं दे सकता। मुझे इस जगह पर यशवंत अंकल ने भेजा है। हम दोनों का स्तर बराबर है, पर इस वक्त तू घायल है। मैं तुझे बड़ी आसानी से हरा सकता हूं, इसलिए पीछे हट जा। तू भी ये बात अच्छे से जानता है, मेरे जैसे मार्शल आर्टिस्ट कभी हार नहीं मानते, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। क्या तू मेरे साथ लड़ाई करके हम दोनों परिवार के बीच में जंग शुरू करना चाहता है? बंटी की बात सुनकर राज के पास कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं थे। राज ये बात बहुत अच्छे से जानता था, हम दोनों परिवार के बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं है। अगर आज उन्होंने लड़ाई करी तो इन दोनों की वजह से दोनों परिवारों के बीच में जंग शुरू हो सकती है। राज ने अपने आप से कहा, मुझे ये बात पता है, एक न एक दिन हम दोनों परिवार के बीच में लड़ाई होनी चाहिए, पर वो लड़ाई मेरी वजह से नहीं होनी चाहिए, वरना मेरे परिवार की सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। इतना सोचने के बाद आखिरकार राज ने पीछे हटने का फैसला ले लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इन दोनों छोटे परिवार के झगड़े की वजह से हमारे परिवार में जंग शुरू हो जाए। राज पीछे मुड़ता है और उस जगह से जाने लगता है, पर तभी उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि सार्थक ने खंजर को उसके आर पार कर दिया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ था, किसी को भी कुछ सोचने का वक्त नहीं मिला था। बंटी भी इस जगह पर खड़ा हुआ सार्थक को देख रहा था, और बंटी इतना ज्यादा डर गया था, उसकी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बंटी का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। तान्या ने भी डर की वजह से अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख लिया था, और अंगद की तो हालात ही खराब हो गई थी। जैसे ही नंदिनी को सब कुछ समझ में आता है, वो शौक के साथ बेहोश हो जाती है। राज के पेट से खून पानी की तरह बह रहा था। राज धीरे धीरे अपनी नाड़ को पीछे की तरफ घुमाता है, जहां उसे सार्थक दिखाई देता है, जो अपने चेहरे पर शैतानी हंसी के साथ उसे ही देख रहा था। राज ने दर्द में कराहते हुए सार्थक से कहा, तू मुझे कैसे मार सकता है? कुछ समय पहले तू इतना ज्यादा घायल था, फिर तू इतनी जल्दी यहां पर कैसे आ गया? और तेरी स्पीड भी पहले से ज्यादा हो गई। राज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो लड़का कुछ समय पहले मरने की कगार पर था, वो इतनी जल्दी हील कैसे हो गया? और उस लड़के की स्पीड भी पहले से दुगनी हो गई। राज की नजर सार्थक की स्माइल पर जाती है। सार्थक बोला, क्या तू अभी तक नहीं समझा? सार्थक की बात सुनकर राज को सब कुछ समझ में आ जाता है। इसका मतलब मैं इसके जाल में फंस गया। इतना कहने के बाद राज बंटी की तरफ देखता है और हल्की स्माइल के साथ बंटी से कहता है, तू भी इसके जाल में फंस गया। इससे पहले राज आगे कुछ कह पाता, तभी सार्थक अपने खंजर को दोबारा से राज के आर पार कर देता है, और आखिरकार राज मारा जाता है। बंटी अभी भी भूत की तरह खड़ा था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था, उसे कुछ भी समझने का वक्त नहीं मिला था। बंटी इतना ज्यादा डर गया था, कुछ सेकंड के अंदर उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। सार्थक राज को मारने के बाद होटल के अंदर जाने लगता है। सार्थक ने होटल के अंदर जाने से पहले बंटी से कहा, तुम्हें यशवंत अंकल ने यहां पर भेजा है ना, उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद करना, और हां, अब तुम्हें और लोग भेजने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद सार्थक होटल के अंदर चला जाता है, जहां राज अपने आप को संभालने के बाद सीधा यशवंत के पास चला जाता है। यशवंत के पास पहले से ही बबली मौजूद थी, और वो यशवंत के साथ कुछ बात कर रही थी। यशवंत को नमस्कार करने के बाद बंटी यशवंत को सारी बात बता देता है। जहां बंटी की बात सुनने के बाद यशवंत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यशवंत ने कुर्सी से खड़े होते हुए गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? सच में उसने ऐसा किया है? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसने हमें कितनी बड़ी समस्या में डाल दिया। बबली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बबली बोली, अंकल मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा,
आखिरकार उस लड़के ने हमारे लिए मुसीबत कैसे खड़ी कर दी? यशवंत ने दुखी मन के साथ कहा, बेटा, तुम बहुत ज्यादा नादान हो। तुम्हें अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया। जब उसने राज को मारा उस वक्त वहां पर बंटी मौजूद था और सभी लोगों ने उस जगह पर बंटी को देखा है। क्या तुम ये बात मानने के लिए तैयार हो? राज को बंटी ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। पर अंकल, राज को तो सार्थक ने मारा है और सभी लोगों ने राज का खून होते हुए देखा है। अब बंटी ने बबली को समझाते हुए कहा, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम कभी इस बात पर विश्वास करोगी एक छोटे परिवार के लड़के ने राजसी परिवार के लड़के को मार दिया? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। भला एक साधारण लड़का राजसी परिवार के लड़के को कैसे मार सकता है? मैं भी यही कहना चाहता हूं। जब तुम ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही तो और लोग कैसे विश्वास करेंगे कि राज को मैंने नहीं बल्कि सार्थक ने मारा है? अब बबली को भी सब कुछ समझ में आ गया था कि वे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। बबली ने वर्मा परिवार को कोसते हुए कहा, हमें कभी भी उनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। उनकी वजह से आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। जसवंत ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हमारी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है जो हम उस लड़के से मिले। उसने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया था। तुम ही सोचो, पहले वो बहुत ज्यादा घायल था, पर जैसे ही उस जगह पर बंटी आया वो अपने आप ही ठीक हो गया, क्योंकि उसे पता था इस जगह पर हमें बचाने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा। इसलिए वो घायल होने का नाटक कर रहा था। बबली ने पूछा, पर उसे कैसे पता था मुझे कपूर परिवार से बचाने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा? क्योंकि वो पहले से ही जानता था। जब उसने हमें वो फॉर्मेशन दी थी वो उसी वक्त समझ गया था हम लोग उसे बचाने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेंगे, और उसने उसी वक्त ये योजना बनाई होगी और हम उसके जाल में फंस भी गए। पर अंकल, क्या उसे डर नहीं लगता? उसने लोटस सिटी के 2 सबसे बड़े परिवार के साथ दुश्मनी मोल ली है। नहीं बेटा, तुम सोच भी नहीं सकती उसका दिमाग कितना तेज चलता है। जब हम दोनों परिवार के बीच में लड़ाई होगी वो उसी का फायदा उठाकर लोटस सिटी छोड़कर चला जाएगा। इतना कहने के बाद यशवंत ने कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा, ये लड़का तो मैंने जितना सोचा था उससे कहीं गुना ज्यादा चालाक है। अब आगे क्या होगा? क्या कपूर परिवार सार्थक के इस जाल से बच पाएंगे? और क्या सार्थक को राजसी परिवार के साथ दुश्मनी मोल लेने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? जानने के लिए सुनते रहिए पुनर्जन्म सम्राट।